फ्रेंड्स, एक क्वेरी आया है जमशेदपुर से और ये क्वेरी भेजा है हमें स्प्रेहा जी ने। चलिए ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एक एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल दिया है, एबी पैरेलल डीसी। देखो एबी पैरेलल डीसी, ये जो एरो दिखाए जाते हैं ना, ये पैरेलल के लिए दिखाए जाते हैं बेटा। फिर लिखा है कि ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स एडी एंड बीसी। मतलब ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। और ये दोनों जो एडी और बीसी हैं, ये दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं। तो कह सकते हैं कि एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है आपका, क्योंकि इसकी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है और एक दूसरा जो पेयर है वो नॉन पैरेलल है। फिर कह रहा है कि कैलकुलेट, पहला पार्ट पढ़ते हैं, ईएफ निकालना है। ओके, ईएफ निकालना है जब आपको एबी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दी है। चलिए एबी की वैल्यू को 6 सेंटीमीटर लिख देते हैं और डीसी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दी है। डीसी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दी है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक कंस्ट्रक्शन भी होना है, उस कंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखिए। क्या, सबसे पहले सी से एक लाइन खींचिए जो ई को पास करती हुई जाए। जी हां, ड्रॉ अ लाइन विथ जॉइन सी एक्सटेंड सच दैट इट इंटरसेक्ट एट पॉइंट, कुछ नाम मान लेते हैं एम, व्हेन बीए इज एक्सटेंडेड। हाँ, ड्रॉ अ लाइन सी which extend up to M which intersect the line BA when extended। ठीक है इतना। अब हमें करना क्या है, क्या लॉजिक है इस क्वेश्चन का। यहां पर सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगलों को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब कॉन्ग्रुएंसी के लिए मुझे 3 चीजें चाहिए होती हैं। चलो पहले देखते हैं, ट्राइंगल का नाम लिखते हैं। इन ट्राइंगल, देखो नाम का ऑर्डर कैसे लेना है। अगर मैं नाम का ऑर्डर कॉन्ग्रुएंसी में इधर से लूंगा, सी डी ई, देखो इन ट्राइंगल सीडीई, तो फिर ध्यान रखना दूसरे ट्राइंगल का नाम का ऑर्डर इधर से ही लेना पड़ेगा, सीडीई। तो आप लेंगे अब एम ए ई, इन ट्राइंगल एम ए ई। पहले इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करिए। कॉन्ग्रुएंसी के लिए 3 चीजें ढूंढनी है। तो देखो पहली चीज क्या है, क्या डीई बीए के बराबर है। हाँ बिल्कुल बराबर है, क्योंकि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी गिवन है। लेकिन ध्यान रखो कॉन्ग्रुएंसी में आप बोल रहे हो डीई और ईए, नाम का ऑर्डर चेक करो, डीई ईए नहीं बन रहा है, एई बन रहा है। तो ध्यान रखना ईए नहीं लिख सकते हो कॉन्ग्रुएंसी में आप। जो ट्राइंगल का आपने नाम लिया है, साइड का ऑर्डर उसी के हिसाब से रखना होता है। तो अगर आप रखते हो डीई, तो यहां रखना पड़ेगा एई। और रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिखेंगे ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। बिना रीजन के लिए कॉन्ग्रुएंसी नहीं की जाती, ये भी ध्यान रखना। अगर बच्चे रीजन नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा एग्जाम में। दूसरा देखो, क्या ये एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होगा। रीजन बता सकते हैं, बिल्कुल आसान सा ही रीजन है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और किसी तरह की शॉर्ट फॉर्म मत लिखना बच्चों, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म आपकी बनाई हुई है। बच्चे क्या करते हैं, VOA लिख देते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को। नहीं, एग्जाम में नहीं चलेगा, आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा। अब तीसरी चीज देखो, CD और BA पैरेलल लाइन है, उस BA को ही तो M तक एक्सटेंड किया गया है। और कह सकते हैं जो CEM है वो एक ट्रांसवर्सल है। तो क्या एंगल 3 और एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो नहीं है। ध्यान से देखिए, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर समझ लीजिए, ये रही DC और ये रही आपकी BM, इसको काटने वाली लाइन ये। तो 3 देखो कहां बन रहा है, 3 बन रहा है यहां पर, और 4 देखो कहां बन रहा है, 4 बन रहा है यहां पर। तो 3 और 4 कैसे एंगल हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब कह सकते हैं कि 3 चीजें तो मिल गई। तो एक ट्राइंगल में चेक करिए ऑर्डर कैसे बन रहा है कॉन्ग्रुएंसी का। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं ऊपर वाले की, तो चेक करो, मैंने ये वाली साइड ली है बिल्कुल, फिर ये वाला एंगल लिया है, फिर ये वाला एंगल लिया है। तो कैसे रखेंगे, एंगल एंगल साइड। तो आप कह सकते हो कि ट्राइंगल CDE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MAE। और रीजन क्या लिखेंगे, एंगल एंगल साइड। हमेशा ध्यान रखना, कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, और वो 3 चीजें किसी एक ट्राइंगल में कैसा ऑर्डर बना रही है ये हमें पता होना चाहिए। फिर समझ लीजिए, इस ट्राइंगल में चेक कर रहे हैं, एंगल 3 लिया है हमने, एंगल 1 भी लिया है और फिर D वाली साइड भी लिया है। तो 2 एंगल के बाद आपके साइड आई है, हेंस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय AAS। अब क्वेश्चन वाइज होता है
कि सर ये कॉन्ग्रुएंसी किया क्यों, फायदा क्या है इसका। तो फायदा ये है कि इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जिसको आप सीपीसीटी लिखते हो। तो यहां हमें क्या करना है, हमें लिखना है कि भाई ये जो एम ए है ना ये डीसी के बराबर है हमारे लिए, लेकिन एम ए देखो एम ए तो सी डी लिखना पड़ेगा। तो एम ए इज इक्वल टू सी डी, और रीजन क्या लिखेंगे, सीपीसीटी। और दूसरी चीज क्या मिली, देखो जो एम ई है वो सी के बराबर है, नाम का ऑर्डर चेक करिए, एम ई, तो ध्यान रखना सी ई ही लिखना पड़ेगा। तो हमने लिखा एम ई इज इक्वल टू सी, और ये भी हो गया सीपीसीटी। मतलब अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में बराबर है। इन दोनों का ही मुझे आगे इस्तेमाल करना है। अब चलते हैं आगे, अब चेक करते हैं अगला स्टेप क्या है। जरा ट्राइंगल पर ध्यान दीजिए, सी बी एम, ध्यान से देखो सी बी एम, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। अगर ट्राइंगल समझ में नहीं आ रहा है तो देखो मैं इसको एक अलग से बना के दे रहा हूं आपके लिए, किस तरह का ट्राइंगल बन रहा है इसका फिगर। ये वाला सी पॉइंट इधर रहा, एम रहा इधर, और बी रहा इधर। अब चेक करो, हमने लिखा था सीपीसीटी से कि जो एम ई है वो ईसी के बराबर है, और अगर एम ई ईसी के बराबर है तो पक्की बात आप कह सकते हो कि ई मिड पॉइंट है। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी बी, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। तो ट्राइंगल में अगर आपको दो मिड पॉइंट्स पता है ई और एफ, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि अगर किसी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल CBM E is the midpoint of CM, यहां भी देख सकते हैं E is the midpoint of CM and F is the midpoint of BC, F is the midpoint of CB या BC, कुछ भी ले सकते हैं। तो F is the midpoint of CB, यहां क्या लिखेंगे रीजन, पहले वाले के लिए प्रूव्ड अबव, क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव किया था। और यहां क्या रीजन लिखेंगे, गिवन, क्वेश्चन में गिवन है। तो किसी ट्राइंगल में अगर दो मिड पॉइंट्स आपको पता है तो मिड पॉइंट थ्योरम कहती है ये जो EF है ये MB के पैरेलल भी हो जाएगी, और यही EF हाफ ऑफ MB के बराबर भी हो जाएगी। तो ये हमें पता चला बाय मिड पॉइंट थ्योरम EF पैरेलल MB एंड EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ MB। और रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे इसके लिए मिड पॉइंट थ्योरम। यही इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट है। किसी ट्राइंगल में अगर आपको दो साइड्स के मिड पॉइंट पता है तो ये EF MB के पैरेलल भी हो गई, यही EF MB के हाफ के बराबर भी हो गई। बस अब अपना आंसर आने वाला है। अब जरा ध्यान से देखिए, इसका स्टेप का इस्तेमाल करने वाले हैं। EF को EF रहने दीजिए, हाफ अपनी जगह पर, MB, सोचो MB को क्या लिख सकते हैं, MB हम लिख सकते हैं उसको MA प्लस AB, MA प्लस AB। एक स्टेप और देखो, हमने इस MA को कुछ प्रूव तो नहीं कर रखा, हाँ बिल्कुल प्रूव कर रखा है, MA को CD प्रूव कर रखा है। तो EF इज इक्वल टू हाफ, MA को लिख दिया CD, और AB सब कुछ अपनी जगह पर। अब मुझे सारी जो गिवन वैल्यूज है उसे इंसर्ट करना है और आंसर आने वाला है। ओके देखो, EF ही तो चाहिए, EF के बराबर, चलिए वैल्यू इंसर्ट करते हैं। तो आपने लिखा EF इज इक्वल टू हाफ CD, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CD, 4 सेंटीमीटर, यहां भी देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर। फिर लिखा है प्लस, तो मैंने भी लिख दिया AB, चेक करो AB कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो हाफ इंटू ये हो गया 10, ये कैंसिल आउट हो गया 5 टाइम्स। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EF, 5 सेंटीमीटर। तो पहला जो केस था कि EF का वैल्यू चाहिए जब AB और CD गिवन हो, तो पहले का आंसर आया हमारा 5 सेंटीमीटर। तो कह सकते हैं इस केस में EF इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब चलते हैं सेकंड केस की तरफ, एकदम आसान है, आराम से आंसर आ जाएगा। सेकंड केस के लिए भी रिजल्ट यही वाला यूज करना है। देखो इसको प्रॉपर ही लिखते हैं कि EF इज इक्वल टू हाफ MB, यही पता चला था हमें मिड पॉइंट थ्योरम से। तो हमने क्या किया, MB को वापस लिखा, देखो क्या कि EF इज इक्वल टू हाफ, MB कैन रिटन एज MA प्लस AB, बिल्कुल पीछे वाले स्टेप की तरह, MA प्लस AB। और इस MA को क्या लिख सकते हैं, CD लिख सकते हैं। तो चलो मैंने CD लिखा, तो EF इज इक्वल टू हाफ
सी डी प्लस ए बी। अब चेक करो क्या निकालना है और क्या गिवन है। इस बार ए बी का वैल्यू निकालना है, मतलब इसका वैल्यू निकालना है। और क्या क्या गिवन है, एक तो सी डी आपको 8 गिवन है, तो चेक करो सी डी की वैल्यू 8, ए बी आपको फाइंड करना है, ई एफ भी गिवन है, ई एफ को आपको 9 लिखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 18 इज इक्वल टू 8 प्लस ए बी, प्लस 8 को इधर लेके आओ तो माइनस का 8 हो गया, और यहां से ए बी का वैल्यू क्या आ गया, ए बी का वैल्यू आ गया 10 सेंटीमीटर। ये लीजिए क्वेश्चन फिनिश हो गया। कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एक शानदार सा क्वेश्चन था, लेकिन अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में भी आ गया, लेकिन अगर क्वेश्चन ये एमसीक्यू आता तो क्या हमें इतना सारा बड़ा स्टेप करना पड़ता? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। एक छोटी सी ऐसी ट्रिक बता रहा हूं कि अगर एमसीक्यू में आ जाए तो आप इस क्वेश्चन को उस ट्रिक से कर सकते हैं। नॉर्मल अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तब मत करना उस ट्रिक से, क्योंकि हो सकता है स्कूल की टीचर उसको माने नहीं। नियम ये कहता है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में, ध्यान से समझिएगा, इसको मैं अलग से फिगर बना के बता रहा हूं, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में आपके पास ये दो साइड मिड पॉइंट है तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते थे। देखो क्या, एक बार मैं फिगर बना लूं। अगर आपके पास ये ई और एफ मिड पॉइंट है किसी क्वाड्रिलेटरल में, तो डायरेक्ट नियम ये है ई एफ इज इक्वल टू हाफ सी डी प्लस ए बी, हाफ सी डी प्लस ए बी। ये तभी लगाना बेटा जब एमसीक्यू में क्वेश्चन होने वाला। तो हाफ सी डी, चेक करो हमें फर्स्ट केस में सी डी कितना दिया है 4, ए बी कितना दिया है 6, 10/2, तो कितना वैल्यू आ गया हमारे पास ई एफ का 5 सेंटीमीटर। देखो तब भी ई एफ 5 ही आया था। ये लॉजिक लगाया जा सकता है, लेकिन ये लॉजिक तभी लगाना जब ये एमसीक्यू में हो। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आया हो तब इस तरह के लॉजिक लगाकर आंसर मत लाना, मार्क्स नहीं मिलेगा इस पर, ठीक है। लेकिन आपको मैंने तरीका सिखा दिया है, डायरेक्ट रूल लगा सकते हो। किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर ये दो मिड पॉइंट गिवन है तो डायरेक्टली ई एफ जो होता है हाफ ऑफ सी डी प्लस ए बी के बराबर होता है। आंसर मैच कर गया। और इसी तरीके को यूज करके सेकंड पार्ट भी निकाल लेते हैं। देखो इसमें ई एफ दिया है 9, हाफ आ गया इधर, सी डी का वैल्यू दिया है 8 और ए बी फाइंड करना था। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 18 इज इक्वल टू 8 प्लस ए बी, 8 आया इस तरफ तो 18 माइनस 8 10 सेंटीमीटर। तो देखो यहां से भी आपके पास ए बी का वैल्यू वही आया जो अपने पास शुरू में लॉन्ग तरीके से आया था। क्वेश्चन बहुत शानदार था। ये आपको देखना है कि आपको अगर एमसीक्यू में आया तो डायरेक्ट इस ट्रिक को इस्तेमाल करना, और अगर सिंपल सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो प्रॉपर तरीके से इस क्वेश्चन को करना। क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, बात बन जाएगा। एक शानदार सा क्वेश्चन था, फिनिश हुआ। वीडियो फिनिश करते हैं।